हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन अवाल। आज हम कर रहे हैं एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास 8। इसके अंदर हम करेंगे 900 प्लस क्वेश्चन 2023 तक आए हुए सीईटी प्री तक के सारे क्वेश्चंस। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं ट्रिक इंग्लिश, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन अवाल क्लासेस ऐप। और क्या मिलेगा ऐप के ऊपर? सेक्शन वाइज जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर कवर करवा रखे हैं। अगर सिलेबस में एक वर्ड भी लिख रखा है ना, तो उसके ऊपर भी आपको टेस्ट मिलेगा। कल की वीडियो में लास्ट में अ, हमारी बैटरी खत्म हो गई थी इसकी लैपटॉप की, तो ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो ये मैं दोबारा से करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें करना था कि इस क्वेश्चन को हमें इसी टेंस के परफेक्ट टेंस में बदलना था। और यहाँ पे क्या लगा रखा है? आर प्लानिंग। आर प्लानिंग क्या बताता है? आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर किसी भी टेंस को बदलना है तो सिर्फ उसकी वर्ब को बदलना होता है, बाकी चीजें यूं की यूं रहती हैं। तो आर प्लानिंग परफेक्ट की पहचान क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? हैज हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी। When people get proper health care, it is bound to increase their life। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें आपका एक वर्ड भरना है। और इस वर्ड में जैसे कि आपको भरना है एक्सपेक्ट। अब ये एक्सपेक्ट वर्ड क्या होता है? ये वर्ब होती है। ये जो एक्सपेक्ट वर्ब होती है ना, वर्ड होता है ना, ये वर्ब होती है। अब इस वर्ब को कुछ सफिक्स लगा करके हम कुछ दूसरे शब्दों में बदल सकते हैं। जैसे कि अगर हमने इसके साथ आई ओ एन लगा दिया, इसके साथ हमने आई ओ एन जोड़ दिया, तो बन जाएगा एक्सपेक्टेशन। तो ये क्या बन जाएगा? आपका नाउन बन जाएगा। अगर हमने इसकी ईडी लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी लगा दिया तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर ये क्या बता रहे हो? अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे कर दिया, तो जब जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास नहीं देखी है, वो जाके देख लीजिए। बड़े अच्छे से और बड़े इजी वे में एक एक बात को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कैसे लगता है। अब यहाँ पे हमें कोई वर्ड भरना है तो डायरेक्टली एक्सपेक्ट तो भर नहीं सकते। इस जगह पे किस वर्ड का काम है वो हमें बढ़ना पड़ेगा, यानी कि वर्ड का हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। अब वर्ड का फंक्शन कैसे पहचानते हैं? अब यहाँ पे लगा रखा है देयर लाइफ। अब ये देयर लाइफ जो है ना, ये किसकी तरह काम हो रहा है? हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किससे पहले किया जा सकता है? ऐसे वर्ड से पहले किया जा सकता है जो हमेशा क्या होता है? एक नाउन होता है। मैंने वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको एक बात बताई है कि हमारे नाउन से पहले नाउन के लिए दो ही शब्द लग सकते हैं, या तो आर्टिकल या हमारा एडजेक्टिव। ये लगा है हमारा देयर लाइफ क्या एडजेक्टिव, यानी कि यहाँ पे नाउन आना चाहिए। नाउन आना चाहिए, तो इन चारों ऑप्शन में नाउन कौन सा है? आपका एक्सपेक्टेशन। टू इंक्रीज देयर लाइफ एक्सपेक्टेशन। अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरह का फिर से क्वेश्चन आ गया। रिसेंटली आई रीड एन आर्टिकल अबाउट द। अब ये जो आर्टिकल है ना, द, ये आर्टिकल हो गया। आर्टिकल किसके लिए लगता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए। ना तो आर्टिकल प्रोनाउन से पहले लग सकता, ना एडवर्ब से पहले, ना वर्ब से पहले, किसी से पहले भी आर्टिकल नहीं लग सकता। सिर्फ लग सकता है तो किसके लिए? नाउन के लिए। तो हमें भरना है नाउन। अब मैंने बताया था, देखो ये इम्प्रूव है जो वर्ब है। अब ये इम्प्रूव वर्ब है, तो इस वर्ब को अगर मुझे नाउन में बदलना है तो मुझे इसके बाद कोई ना कोई वर्ड जोड़ना पड़ेगा। तो मैं इम्प्रूव के बाद मेंट जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये एक नाउन बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट बन गया तो मेरे भाई देख लो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो ना तो इम्प्रूव आएगा, ना इम्प्रूव्ड आएगा, ना इम्प्रूविंग आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा है। आर्टिकल नाउन से पहले लगता है। इम्प्रूव एक वर्ब है, वर्ब नाउन की जगह नहीं ले सकती। नाउन की जगह तो नाउन ही आएगा। बात समझ में आई? और नाउन बनाना पड़ेगा वर्ब का, तो हमें मेंट लगाना पड़ेगा उसके बाद। ये सारी बातें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने समझा रखी है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आएगा। चले आगे चलते हैं। द पार्सल इज डैश अ मंथ अगो। ठीक है, अब यहां पे देखो, इस पेपर में जो लैब अटेंडेंट का पेपर हुआ था 2018 में, इस पेपर में भरपूर यूज किया गया है पैसिव वॉइस का।
ठीक है, पैसिव वॉइस का, समझना इस बात को। ठीक है। अ, अब है ना, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है? अगर मैं पढ़ाता हूं, जैसे कौशल टीचेज इंग्लिश, कौशल टीचेज इंग्लिश, अब कौशल क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। और इसी को मैं पैसिव में लिखूंगा तो इंग्लिश इज टॉट बाय कौशल, इंग्लिश इज टॉट बाय कौशल। देखो दो तीन चीजें मैं क्लियर करूंगा इन दो सेंटेंसेस से। इंग्लिश इज टॉट बाय कौशल, देखो पैसिव और एक्टिव को ग्रामेटिकल यूज में कैसे, देखो डायरेक्टली बनाना आ गया तो हम बना लेते हैं, लेकिन उनका यूज करते हैं ना उस टाइम पे हम थोड़े सा है ना दिक्कत आ जाती है हमें। जैसे ये टीचेज है, ये टीचेज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है यस, यानी कि ये कौन सा टेंस हुआ हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले तो ये बात सीखनी है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। अब इसी एक्टिव का पैसिव बनाया है, यानी कि टेंस तो हमने चेंज नहीं किया, हमने तो सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज की है, सब्जेक्ट को पीछे ले गए और ऑब्जेक्ट को आगे ले गए। हमारी वर्ब पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वर्ब का टेंस टाइम दोनों सेम रहेगा। यानी कि टीचेज और इज टॉट में सिर्फ फर्क इतना है कि एक एक्टिव फॉर्म है वर्ब की और एक पैसिव फॉर्म है, यानी कि इसके अंदर भी कौन सा टेंस रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टीचीज लगा दिया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज टॉट लगा दिया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फर्क कितना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एसईआईएस एक्टिव टेंस होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस होता है, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। फर्क इतना है। क्यों ऐसा फर्क क्यों हुआ? पहले सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है किसने इंग्लिश को पढ़ाया? कौशल ने बढ़ाया, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, कि इंग्लिश को पढ़ाया, काम किसने किया? सब्जेक्ट में। अब लेकिन दूसरे सेंटेंस में पैसिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जिस पे काम हुआ है। अभी मेरा नया चैनल है, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भाई हमें इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। कौशल नरवाल कौन है? पास्ट में उसने क्या किया और फ्यूचर में क्या करने वाला, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी आपको आपका टीजीटी का पेपर क्लियर करना है या सीईटी का पेपर क्लियर करना है। मैंने पिछले 10 साल में कहाँ पढ़ाया, किस चैनल पे पढ़ाया, कोई बुक लिखी या नहीं लिखी, कौन कौन सी सरकारी नौकरी का पेपर पास किया या कौन कौन सी सरकारी नौकरी में मैं जा चुका हूं या जाने वाला हूं, तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अभी आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश को पढ़ाया गया, इंग्लिश इज टॉट, यहाँ पे पैसिव एक्शन किया गया है। ठीक है, तो कई बार सेंटेंस में एक्टिव एक्शन ना पूछ करके पैसिव फॉर्म पूछ लेता है कि ये काम किया गया। जैसे कि यहाँ पे पार्सल भेजा गया, पार्सल भेजा गया, तो सीधी सी बात है अगो का यूज हुआ है तो अगो बताएगा पास्ट टेंस को, अगो बताएगा पास्ट टेंस को। अब पार्सल खुद से तो जाएगा नहीं, उसको भेजा जाएगा। सोच के देखो, कॉमन सेंस की बात है, पार्सल भेजा जाएगा या पार्सल गया? नहीं, पार्सल को भेजा गया, तो सीधी सी बात है पैसिव फॉर्म का यूज होगा। और पैसिव फॉर्म की पहचान क्या है? अब आते हैं मुद्दे की बात पे। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है और बी की फॉर्म लगाई जाती है। बी पैसिव में हमेशा बी की फॉर्म लगती है। अगर फर्स्ट फॉर्म है इज अमार प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट की सेकंड फॉर्म दे रखी है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हैज बीन, हैज की भी बी की फॉर्म होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो हम पैसिव में हर हेल्पिंग वर्ब को फॉर्म ऑफ बी में बदल देते हैं और उसके साथ लगा देते हैं थर्ड फॉर्म, ये हमारा पैसिव टेंस होता है। तो सीधी सी बात है एक्टिव वाले तो आएंगे नहीं, हेड सेंट भी नहीं आएगा और सेंट भी नहीं आएगा। रह गया इज सेंट और वॉज सेंट। पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट की पहचान क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, किस वॉइस में? एक्टिव में। एक्टिव तो आएगा नहीं, आएगा क्या? पैसिव। पैसिव आएगा तो क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म किस में बदल जाती है? वॉज वर में बदल जाती है, साथ में क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। जिसमें वॉज वर वाला एक्शन है, ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है, क्योंकि अगो लगा रखा है, पास्ट टेंस आएगा तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप। ठीक है, हॉस्टल गेट्स, अब हॉस्टल गेट खुद से तो क्लोज होंगे नहीं,
खुद से क्लोज नहीं होंगे तो इसमें भी पैसिव फॉर्म का यूज होगा। यानी कि जो जो एक्टिव वर्ब दे रखी है वो तो हमारी गई भाड़ में। यानी कि यहाँ पे ना तो ए ऑप्शन आएगा ना ही डी ऑप्शन आएगा, रह गया बी और सी। अब यहाँ पे सिर्फ फर्क किसका है, आर लगा रखा है और इज लगा रखा है। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा है, गेट्स है, गेट्स है तो प्लुरल है, प्लुरल है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा नहीं। इस तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन करना होता है। अगर ये तरीका आप फॉलो कर रहे हैं, ग्रामर को एनालिसिस से कर रहे हैं, लॉजिकली कर रहे हैं, चीजों को लॉजिकली देख रहे हैं, तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब वॉइस चेंज करना है। अब देखो वॉइस का चेंज, देखो कितना बड़ा सेंटेंस दे रखा है, देखो मैं कितनी इजी तरीके से करता हूँ। वॉइस चेंज करना है, वॉइस चेंज करने के आपको सिर्फ याद रखनी है, सबसे पहला वॉइस का क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला एक ही रूल याद करना है, आपको याद होना चाहिए कि वर्ब कैसे बदलेगी, वर्ब की फॉर्म कैसे बदलेगी। जैसे कि यहाँ पे कैन सी दे रखा है, कैन सी, कैन सी दे रखा है, कैन क्या है, मोडाल है, मोडाल के बाद क्या दे दिया, फर्स्ट फॉर्म। ये कैसे बदलेगा, कैन के बाद हम लगा देंगे बी की फॉर्म और लगा के थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या हुई, सीन। कैन बी सीन पैसिव में बदलेगा। जिस ऑप्शन में, सबसे पहले पूरा सेंटेंस पढ़ो ही मत, सबसे पहले क्या देखो, वर्ब बदली गई है या नहीं बदली गई है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हम बाद में देखेंगे। जिस ऑप्शन में कैन बी सीन होगा वही हमारा राइट आंसर है। और मेरे भाई पेपर में 100%, 99% चांसेस होते हैं कि पहली बार में सिर्फ यही मिल जाता है कि वर्ब ही नहीं बदली होती। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आर सीन, भाई कैन लगा रखा था तो टेंस और हेल्पिंग वर्ब तो चेंज नहीं करेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। कैन बी सीन, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है कि थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में कैन बी सीन और लगा रखा होगा, तब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। विल बी सीन, भाई ये तो मॉडल ही चेंज कर दिया इसने, गलत हो जाएगा। कुड बी सीन, ये तो इसने टेंस ही चेंज कर दिया कैन का, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कैन बी सीन है। मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन हो गया। बाकी काम हम करेंगे, बाकी टाइम हम लगाएंगे दूसरे क्वेश्चन में। अब फिर से पैसिव वॉइस को चेंज करना आ गया। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है, उल्टा दे दिया, पैसिव से किस में चेंज करना है, एक्टिव में। अगर आपको वर्ब याद है तो आपके लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था कि सेकंड फॉर्म को चेंज कर देते हैं वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि वॉज लूटेड दे रखा है। तो वॉज के बाद देखो मेरे भाई, कैसे पहचानते हो कि पैसिव वॉइस है या नहीं, देखो वर्ब से ही पहचाना पाया जाएगा, वर्ब में ही बताता है कि पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है। देखो मैंने है ना ग्रामर से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर फाइंडिंग में क्वेश्चन आते हैं ना, सारे के सारे एक ही स्लाइड में डिस्कवर हो गया, आज आपके कवर हो गए। अब वॉज वर के बाद तो आईएनजी भी लगती है, ठीक है, वॉज वर के बाद लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे कि ही इज डूइंग हिज वर्क। और यहाँ पे वॉज वर के साथ लगती है एक आपकी थर्ड फॉर्म, दो ही वर्ब आ सकती हैं, इसके अलावा कोई वर्ब आ रखी है तो भी गलत है। अगर आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, ये तो है एक्टिव वॉइस, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर थर्ड फॉर्म लगा रखी है तो ये है आपका पैसिव वॉइस, कौन सा टेंस, सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यानी कि वॉज वर किस में बदल जाएगा, देखो सेकंड फॉर्म बदली थी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म किस में वापस बदल जाएगा एक्टिव बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म में। वॉज लूटेड था, वॉज लूटेड था तो किस में बता लो, सेकंड फॉर्म यानी कि लूटेड आ गया, जिसमें लूटेड दे रखा है वही हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं, इज बीइंग लूटेड, देखो ये तो टेंस ही बदल दिया, पैसिव का पैसिव नहीं बना सकते, पैसिव का एक्टिव बना सकते हैं। हैज लूटेड, ये टेंस ही बदल दिया, पास्ट से प्रेजेंट बना दिया, नहीं आएगा। हैड लूटेड, ये भी टेंस बदल दिया, आंसर क्या आ गया, लूटेड। वोज वर सेकंड फॉर्म, वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म किस में बदलेगी, सेकंड फॉर्म में। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। समझ में आई बात। अगला करते हैं। अब डायरेक्टली फिर से पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में पूछे जाते हैं। और पेपर में क्या पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर ही करवा रहा हूं मैं, अपनी तरफ से तो कुछ करवा नहीं रहा, पेपर ही करवा रहा हूं आपको। तो कैसे पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये देखो। अब ये दे दिया ब्यूटी, ब्यूटी दे दिया, ठीक है। अब ब्यूटी को अंडरलाइन करके बता दिया कि बताओ ये क्या है। अब सीधी सी बात है, देखो ब्यूटी से हमें एक वर्ड आता है ब्यूटीफुल। अगर आपको देसी तरीके से आपको
बिल्कुल है ना, लॉजिक लगाना ही नहीं है, तो ऐसे सोच लिया करो। ठीक है, ऐसे कंपेयर कर लिया करो। इससे रिलेटेड कोई वर्ड आप जो ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कहाँ लगाते हैं? ब्यूटीफुल लगाते हैं आपका किससे पहले? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल गर्ल, बड़ी ही सुंदर लड़की है। गर्ल क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले क्या लगा दिया? ब्यूटीफुल, यानी कि ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की नाउन फॉर्म क्या होगी? ब्यूटी। ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये हो गया नाउन। या कैसे कर सकते हो? सिंड्रेलाज ब्यूटी। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि राम्स वाइफ। अब क्या कर दिया? राम्स वाइफ, अगर इस एक्सप्रेशन को देखो ना, तो राम के साथ लगा दिया फर्स्टोफी एस। ये फर्स्टोफी एस क्या बताती है? पोसेशन बताती है। पोसेशन का मतलब क्या है? स्वामित्व। स्वामित्व यानी कि अधिकार। अधिकार यानी कि ये जो बाद वाला नाउन है ना, ये इस पहले वाले नाउन के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि ये जो वाइफ है ना, ये किसकी वाइफ है? राम की। जब भी लिविंग थिंग्स का हम पोसेशन बताते हैं, स्वामित्व बताते हैं, अधिकार बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, तो हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? अफस्टोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो नाउन के बीच में अफस्टोफी एस से रिलेशन बता दिया, तो ब्यूटी अपने आप में क्या हो गया? नाउन। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से मेरे भाई, इसने एक्टिव और पैसिव की तो आपकी पूरी सोच लिया है कि कैसे आपका टेस्ट करना है। हिज फादर इज पास्ड अवे। अब फिर भेजे गए, मारे गए तो नहीं होगा, यानी कि वो है ना खुद एक्सपायर हुए हैं, खुद पास अवे हुए हैं, तो एक्टिव फॉर्म का यूज होगा। तो जिसमें एक्टिव फॉर्म नहीं दे रखी वो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत हो गया, पैसिव दे रखा है। बी भी गलत हो गया, पैसिव दे रखा है। इज पासिंग यानी कि वो मर रहे हैं। मेरे भाई कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं हो सकता, ये वर्ब कभी भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकती। या तो आदमी मर गया, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या नहीं मरा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि है ना वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है, भाई मर रहा है पिछले 2 साल से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पास अवे ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो जाता है एक्शन। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे इसको पेपर में गलत करके आए थे, मुझे आज भी याद है, मेरा सिर खा लिया था, सर बताओ कैसे। उन बच्चों को अगर अगर आप भी देखेंगे ना, तो सबको या तो लगेगा बी ऑप्शन सही, या लगेगा आपको सी ऑप्शन सही। ए और बी डी के सही लगने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। देखो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। क्वेश्चन मार्क लगाने से इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस से पहले लगाएंगे ना, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तब हमारा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखो, जब भी आपको दिक्कत आए कि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है वो ठीक है या नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस पहले लिख लो। जैसे कि यहाँ पे देयर सच अ लार्ज क्राउड आउटसाइड मिथुज हाउस, यहाँ पे इसका सिंपल सेंटेंस लिख लेते हैं। देयर इज सच अ लार्ज क्राउड आउटसाइड एंड सो ऑन। ठीक है, ये आया नहीं तो मैं समझ लेना। अब ये स्ट्रक्चर है हमारा। हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट तो है देयर, और एक्चुअल सब्जेक्ट है क्राउड। बात समझ में? एक्चुअल सब्जेक्ट है, जैसे कि देयर गोज अ बस। देयर गोज अ बस, इसका एक्चुअल सब्जेक्ट है ना, जो ये वर्ब आई है, ये आई है बस की वजह से। बहुत सारे बच्चों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये क्वेश्चन गलत कर रखा है टेस्ट सीरीज में, और रिपोर्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, उनको पता नहीं है, तो उनके लिए बता रहा हूं। ये है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सूडो सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यानी कि ये इंट्रोडक्शन दे रहा है इस बस का। सिर्फ ये क्या है? स्ट्रक्चर है एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब यहां पे देखो, अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बनाना है, ही इज अ टीचर। ठीक है, मैंने ये सिंपल सा सेंटेंस लिया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर इसका मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? हाउ या वाई इज ही अ टीचर।
ठीक है, ऐसे मैं बनाऊंगा। ही से पहले इज को लेके आऊंगा और आपका डब्ल्यू एच वर्ड लगा दूंगा। तो सिंपल इसमें भी वही किया गया है। आपका पहले क्या लगा दिया, वाई लगा दिया। देखो भाई समझ दिख नहीं रहा है तो देख लेना, समझ लेना। वाई से वाई लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया तो हेल्पिंग वर्ब देयर से पहले आ जाएगी। वाई इज देयर सच अ लार्ज क्राउड आउटसाइड द हाउस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे इसको हिंदी बना के और इसका मीनिंग निकाल के बोलेंगे वाई सच अ क्राउड इज देयर। ये भी तो हो सकता है सर, हम उस नाउन को भी तो पहले लेके आ सकते हैं। नहीं लेके आ सकते मेरे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न होता है, ये ऐसे नहीं कर सकते। सिर्फ हम है ना अपने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से ही इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, मेरे ख्याल में काफी लंबी होगी आज की क्लास, और अगली क्लास में हम करेंगे लैब अटेंडेंट का क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे अच्छे 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 कॉन्सेप्ट थे, आपको पसंद आया है तो शेयर कर दिया करो। मेरे स्टूडेंट से एक ही बात बोलता हूं मैं, एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट। आपको अगर एक भी कंसेप्ट समझ में आया है ना, तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय, टेक केयर।